नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 47 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय को यदि आप जानना चाहते हैं, या कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन जो आपकी जन्म कुंडली से संबंधित आपको कंफ्यूज करती है, उस विषय के बारे में जानकारी आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। आपके प्रश्न को देने के बाद में कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिएगा। आपके प्रश्नों को चयन करके रख लिया जाता है और जैसे ही फिर आने वाले अन्य दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स होते हैं, उन एपिसोड्स में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सम्मिलित कराया जाता है। यदि इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि ये ज्योतिषी कार्यक्रम जो हैं वो और लोगों भी तक पहुंच सकें, उनका भी लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। वर्ष 2024 बहुत करीब है और हमारे द्वारा इस चैनल पर वर्ष 2024 के लिए एक वार्षिक राशिफल की सीरीज तैयार की गई है, जिसमें मेष लग्न एवं मेष राशि के जातकों से लेकर के मीन लग्न मीन राशि के जातकों तक के लिए कैसा रहने वाला है उनका आने वाला वर्ष 2024, इसका एक हाल तैयार किया गया है। साथ ही साथ क्या उपाय उनको करने चाहिए जिससे उनके वर्ष 2024 को और श्रेष्ठ बनाया जा सके, इस विषय में भी जानकारी उन्हीं वीडियोस में दी हुई है। इस वक्त आपको आई कार्ड पर जो लिंक दिखाई दे रहा है वो उस प्लेलिस्ट का है। उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे और आप अपने राशि के अनुसार, अपने लग्न के अनुसार, अपने आने वाले वार्षिक राशिफल के विषय में जान सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको फर्स्ट लिंक देखने में मिलेगा वो भी उसी प्लेलिस्ट का होने वाला है, तो आप जाकर के उसको चेक जरूर कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब के अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने लिखा है कि प्रणाम आचार्य जी, दाहिने हथेली में मंगल पर्वत पर जो आयु रेखा के समीप है, ठीक है, उभार लिए हुए है और तिल भी है, साथ में मंगल रेखा भी है, तो क्या फल होगा? जन्म कुंडली में मंगल तीसरे भाव में राहु से युक्त मीन राशि में है। नवमांश कुंडली में मंगल ग्रह राहु के साथ 11 मकर राशि में, 11वें भाव में मकर राशि में है। देखिए, जन्म कुंडली के हिसाब से तो तृतीय भाव का मंगल ठीक है, राहु के साथ में बैठा हुआ है, और नवमांश में भी राहु के साथ में बैठा हुआ है, और तिल है, उभार लिए हुए हैं हाथ में मंगल का पर्वत, तो मंगल बली है। वो नवमांश में मकर का दिखाई दे रहा है तो मंगल तो बली है ही, परंतु यहाँ पर तिल है उस पर्वत पर जो रेखा पर आप बता रहे हैं आयु की। और राहु और मकर मंगल की युति जन्मांक और नवमांश दोनों में बनी हुई है, तो ये दुर्घटना को प्रदर्शित कर रही है और संपत्ति की हानि को भी शो कर रहा है। ये जो तिल आपका है, एक बार जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये फलित ज्योतिष, आप अपना नाम भी दिया करें, आईडी आपने जो भी बनाई है, ठीक है, नाम के साथ में प्रश्न करें। इन्होंने लिखा है कि मेरे धनेश मंगल 4th हाउस में मिथुन राशि में है, मतलब मीन लग्न का चार्ट है और मंगल चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, गुरु और शुक्र के साथ हैं, ठीक है, तो इस हिसाब में जीवन में कैसा धन अर्जित कर पाऊंगा गुरुजी, मीडियम या हाई? देखिए, धनेश का चतुर्थ भाव में लग्नेश और अष्टमेश से युत होना, पराक्रमेश भी वहीं बनते हैं, तो चतुर्थ भाव में देखिए सबसे पहले तो घर का माहौल जो है वो थोड़ा कलहपूर्ण है, पर आपका जो प्रश्न है वो तो यही है कि धन कितना अर्जित कर पाएंगे। तो वो धन अर्जित करने के लिए लाभ स्थान को देखना होता है। मंगल चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं और लग्नेश के साथ में बैठे हुए हैं धनेश होकर के, तो ये पैतृक संपत्ति के मिलने के योगों को प्रदर्शित करते हैं। कोई जमीन, कोई खेत इत्यादि आपके पूर्वजों का हो तो वो आपके नाम हो सकता है, इस बात को शो कर रहे हैं। परंतु धन अर्जित करना ये निर्भर करता है जन्म कुंडली के लाभ स्थान पे कि कितना लाभ आप कमा रहे हैं। तो वो लाभेश, शनि की स्थिति, लाभ भाव लाभेश की स्थिति, मंगल की दृष्टि पड़ रही है लाभ स्थान पर जो कि धनेश है, और कहीं ना कहीं उच्च की दृष्टि उनकी मान्य होगी, तो धनार्जन की जो चाहत होती है वो तो आपके अंदर है, परंतु लग्नेश सुखस्थ बैठे हुए हैं तो सुख की चाहत कुछ ज्यादा ही है। पराक्रमेश की युति बनी हुई है तो पराक्रम थोड़ा सा करना होगा, मेहनत के साथ में ही आपको धनार्जन करती हुई आपकी जन्म कुंडली दिखा रही है। मीन लग्न में थोड़ा आलस होता भी है, तो आलस का यदि आप त्याग करेंगे तो अच्छा ही धन अर्जित कर पाएंगे। और फिर वही बात होती है कि क्वांटिफिकेशन आप धन का नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर धनपति की दृष्टि, धन भाव के स्वामी की दृष्टि लाभ स्थान पर है तो एक जुनून, एक आग, एक महत्वाकांक्षा अंदर रहती है धन को अर्जित करने की, तो वो आपके अंदर दिखाई दे रही है। परंतु वहाँ शनि की स्थिति को एक बार और देखना होगा, तब हम इस पर श्रेष्ठ इसके रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे।
अगला प्रश्न जो है ये ममता देवी जी का है कि लग्नेश 10th में हो तो कुंडली मजबूत होती है। बिल्कुल, लग्नेश यदि दशमस्थ हो तो कुंडली को काफी मजबूत माना जाता है। अगर शुक्र लग्नेश होकर 10th में हो तो क्या ये शुक्र खराब है? राहु और सूर्य भी 10th में ही है। प्रश्न अच्छा है आपका कि लग्नेश शुक्र जो कि चतुर्थ में दिग्बली होते हैं, तो 10th हाउस में दिग्बल से सर्वथा अपोजिट साइड में हो जाएंगे, तो दिग्बल उनको नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए होता क्या है, ज्योतिष भी वेद का नेत्र है। दशम भाव जो है आपका वो दोपहर का समय है, कर्म का स्थान है, वो मेहनत करने को प्रदर्शित करता है। और शुक्र जो है वो सुख ऐश्वर्यता भोग के कारक है, तो उनको सुख भाव में दिग्बल दे दिया कि रात का समय है, रात को सुखी वाला एक समय होता, सोने वाला समय होता, तो शुक्र को चतुर्थ में दिग्बल मिलता है। परंतु दिग्बल षडबल में 6 प्रकार के बलों में से एक बल का नाम है, तो अगर बाकी 5 बलों में शुक्र को बल मिल रहा है तो वो बली ही माने जाएंगे। साथ ही साथ लग्नेश का दशमस्थ होना जातक को कर्मठ बनाएगा। दशम भाव में सूर्य का होना ये दिग्बली हो जाते हैं, तो व्यक्ति मेहनती होगा, महत्वाकांक्षी होगा, चाहते होंगी लग्नपति भी दशम में बैठे हैं तो कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे वो, तो जातक अवश्य ही सफलताओं को हासिल कर लेगा। अब राहु भी वहीं पर बैठे हुए, तो दशम भाव में राहु का फल भी श्रेष्ठ है, परंतु जो शुक्र राहु की युति है वो चारित्रिक रूप से कमजोर कराएगी। और शुक्र चूंकि लग्नेश है और राहु के साथ में बैठे हुए हैं, तो चित्त की अशांति, मन का भ्रम ये भी देगी। सूर्य राहु की युति, पिता के साथ संबंध भी खराब होंगे, तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रहेंगे। परंतु दशम भाव में सूर्य और राहु ये दोनों ही ग्रहों का फल बहुत ही श्रेष्ठ है। और 3-3 ग्रहों की युति दशम स्थान में, तो जातक वैसे मशहूर हो जाता, फेमस हो जाता, तो अच्छा योग है ये। अगला प्रश्न जो है ये मैथ्स क्लास नाम से आईडी है, श्वेता जी ने प्रश्न किया है कि लग्नेश बृहस्पति धनु लग्न में हूं और वक्री हूं और उस पर मीन राशि में बैठे हुए वक्री शनि की दृष्टि हो, तो क्या लग्नेश राशि में वक्री होने के कारण कैसा प्रभाव देंगे अपनी महादशा में, पॉजिटिव और नेगेटिव? स्वराशि में वक्री ग्रह को कुछ लोग अच्छा बताते हैं तो कुछ लोग खराब बताते हैं जी। कंफ्यूजन्स तो बहुत से रहते हैं। सबसे पहले तो लग्नेश का लग्न में होना हंस नामक महापुरुष योग है और ये अत्यंत श्रेष्ठ, सबसे बड़ा महानतम राजयोग है, और यही एक योग आपको आपके जीवन काल में सब कुछ दे देने वाला है। पहला प्लस पॉइंट हुआ, ये 100% लागू होगा, इसको नोट करके रख लीजिए। लग्नेश लग्न में बैठ करके वक्री हुआ है। अब जो लग्न है वो पंचम भाव और नवम भाव के साथ त्रिकोण में भी गिना जाता है और 1 4 7 10 केंद्र में भी गिना जाता है। तो लग्नेश जो होते हैं वो कारक ग्रह होते हैं। कारक ग्रह लग्नेश होकर लग्न में बैठ के वक्री हुआ है तो इसको बढ़िया माना जाएगा और ये अच्छा फल देंगे। दूसरा प्लस पॉइंट है, अब लग्न और लग्नेश पर चतुर्थस्थ शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो चीजें आपको प्राप्त होंगी बट तब नहीं मिलेंगी जब आपकी इच्छा है। तो हर चीज लाइफ में ढीले होगी, परंतु संघर्ष करते रहिएगा। महत्वाकांक्षाएं आपकी बहुत हाई हैं। गुरु लग्न में बैठे हैं, लग्नेश होकर के वो भी वक्री हैं, चेष्टा बल भी उनको मिल रहा है। महत्वाकांक्षाएं हैं, शनि की दृष्टि उस पर पड़ेगी तो विलंब क्रिएट करेगी, परंतु विलंब से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि भी गुरु के घर में बैठे हो, गुरु स्वग्रही है, तो शनि का फल भी आपको श्रेष्ठ देखने में मिलेगा। हो सकता है माता के स्वास्थ्य में परेशानी आए, माता के साथ में संबंध खराब हो, या आपको अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जाना पड़े। इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें यदि होती भी हैं तो उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। आपकी जन्म कुंडली में सभी चीज़ें मैं प्राप्त होते हुए देख रहा हूँ, और चीज़ें देर से आपको प्राप्त होंगी, ढीले से आपको प्राप्त होंगी। टीचिंग का प्रोफेशन आपकी जन्म कुंडली में बेस्ट बनता है, क्योंकि गुरु लग्न में वक्री होकर के बैठे हैं, तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 47 के लिए चयनित किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मैंने जवाब दिया वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, तो आप इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर के अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। आपके प्रश्नों को चयनित करके रख लिया जाएगा, और जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य वीडियोज आएंगे, अन्य एपिसोड्स आएंगे, उसमें आपके प्रश्नों का जवाब लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा। इस कार्यक्रम से यदि आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए, ताकि उनके ज्ञान में भी कुछ अभिवृद्धि हो सके और उसका माध्यम आप बन सकें। वार्षिक राशिफल 2024 का जो सीरीज़ है वो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उस लिंक पर क्लिक करके आप अपने मेष लग्न एवं मेष राशि से लेकर के मीन लग्न एवं मीन राशि तक के राशिफल को देख सकते हैं, और क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपका वर्ष 2024 और श्रेष्ठ बन सके, उस विषय में भी उस वीडियो में बताया हुआ है। तो जाकर के इस कार्यक्रम के बाद में उस लिंक को चेक जरूर कर लीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।